नमस्कार साथियों। जैसा कि संविधान के अध्ययन का आज तीसरा लेक्चर है और मूल अधिकार पर हम बातें कर रहे थे। मैंने आपको जैसा पहले भी बताया था कि मौलिक अधिकार या यूं कहें भाग 3 एक काफ़ी बड़ा टॉपिक है और इसको कई वीडियोस में मुझे बनाना पड़ेगा। तो इस क्रम में आज मौलिक अधिकार पर यह दूसरा लेक्चर है। इसमें हम जानेंगे कि भारतीय संविधान में जो मौलिक अधिकार दिए गए हैं वो किन किन अनुच्छेदों में है और किस अनुच्छेद में क्या बात की गई है। तो वीडियो को आगे बढ़ाने से पूर्व आपसे एक अपील है कि मित्रों, आप वीडियोस को सुन रहे हैं, काफ़ी मात्रा में सुन रहे हैं, तो उससे काफ़ी उल्लास भी हो रहा है, किंतु जिस मात्रा में आप वीडियोस को व्यूज़ कर रहे हैं उस मात्रा में आप वीडियो को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। तो आप जिन लोगों ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे अपील है कि वो चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि मुझे भी ऊर्जा शक्ति प्राप्त होगी कि मैं आपको और अच्छे तरीके से ज्ञान दे सकूं। तो मित्रों, अब टॉपिक पर आते हैं। आज जैसा कि मौलिक अधिकार पर सर्वप्रथम जो उसका अनुच्छेद है वो है अनुच्छेद 12। अनुच्छेद 12 में राज्य की परिभाषा दी गई है। अब आपका क्वेश्चन हो सकता है कि मौलिक अधिकारों से संबंधित भाग है और राज्य की परिभाषा दी गई है। तो दरअसल संविधान निर्माताओं ने देखा कि मौलिक अधिकार के भाग में बार बार राज्य शब्द आ रहा है, तो इसलिए राज्य शब्द को स्पष्ट करना आवश्यक पड़ गया। इसलिए उन्होंने सर्वप्रथम अनुच्छेद में राज्य की परिभाषा दी गई है। राज्य की परिभाषा दी जो इस प्रकार है, चाहो तो आप उसे नोट कर सकते हो। राज्य की परिभाषा के अंतर्गत मुख्यतः 4 चीज़ें आती हैं, आप नोट कर सकते हैं। पहला, संघ सरकार व संसद। दूसरा, राज्य सरकार व या राज्य विधानमंडल। तीसरा, सभी स्थानीय निकाय जैसे नगर पालिकाएँ, पंचायतें आदि। चौथा, वैधानिक या गैर संवैधानिक प्राधिकरण जैसे LIC, ONGC, भेल, IFC, CSIR आदि। तो ये राज्य की परिभाषा थी। राज्य को विस्तृत रूप में परिभाषित किया गया है। इसमें शामिल इकाइयों के कार्यों को अदालत में तब चुनौती दी जा सकती है जब मूल अधिकारों का हनन हो रहा हो। इसके अतिरिक्त उच्चतम न्यायालय के अनुसार किसी भी उस निजी इकाई या एजेंसी को जो बतौर राज्य की संस्था काम कर रही हो, वह अनुच्छेद 12 के तहत राज्य के अर्थ में ही आती है। इसके बाद हमारा अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 13, जिसमें कि मूल अधिकार से असंगत विधियों का वर्णन किया गया है। अर्थात ऐसी विधियां जो मूल अधिकारों का हनन करती हो, उन विधियों को मौलिक अधिकारों का जिस सीमा तक वो हनन करती है उस सीमा तक शून्य इस अनुच्छेद के माध्यम से कर दिया गया है। तो ऐसी कौन कौन सी विधियां हो सकती हैं? इसमें 2 प्रकार की विधियां आती हैं, एक संविधान पूर्व की विधियां और एक संविधान के बाद की विधियां। संविधान पूर्व की जो विधियां हैं उनका उल्लेख अनुच्छेद 13A में किया गया है और संविधान के बाद की विधियां हैं उनका उल्लेख अनुच्छेद 13B में किया गया है। तो दोस्तों, संविधान पूर्व विधियों से अर्थ है कि संविधान निर्माण से पूर्व, अर्थात 26 जनवरी 1950 को जब भारत का संविधान लागू हुआ, उससे पूर्व जो विधियां देश में प्रचलित थी, वो विधियां अगर संविधान लागू होने के पश्चात
संविधान में उल्लिखित मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करती है तो उन विधियों को उस मात्रा तक शून्य माना जाएगा जिस मात्रा तक वो संविधान के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करती है। संविधान पश्चात विधियाँ अर्थात संविधान के लागू होने के पश्चात देश के नीति नियंताओं द्वारा जो विधियाँ बनाई जाती हैं, अगर किसी प्रकार वो संविधान के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करती है तो उनको भी उस सीमा तक समाप्त कर दिया जाएगा जिस सीमा तक वो मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करती है। तो ये थी अनुच्छेद 13 की बात। हाँ, इसमें एक शब्द विधि बार बार आ रहा है, तो इस विधि को भी न्यायालय द्वारा स्पष्ट किया गया है अपने अनेक वादों में। तो इस विधियों के अंतर्गत 4 प्रकार की विधियां आती हैं। पहला स्थायी विधियां, दूसरा अस्थायी विधियां, तीसरा प्रत्यायोजित विधियां और चौथा विधि या गैर विधीय स्रोत, गैर विधायी स्रोत। तो जो स्थायी विधियां हैं उसके अंतर्गत संसद या राज्य विधानमंडल द्वारा पारित कानून होते हैं। जो अस्थायी विधियां हैं उसमें राज्यपालों या राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश होते हैं। जो प्रत्यायोजित विधियां हैं उसमें कार्यपालिका के विधान होते हैं, जैसे अध्यादेश, आदेश, उपविधि, नियम, विनियम, अधिसूचना आदि। जो गैर विधायी स्रोत हैं उसमें विधि का बल रखने वाली रूढ़ी या प्रथाएं आती हैं। तो इस प्रकार दोस्तों अनुच्छेद 12 और 13 को काफ़ी बारीकी से हमने पढ़ने का प्रयास किया और इसको मेरा अनुमान है कि आपके ये समझ में भी आया होगा। फिर भी अगर कोई बिंदु आपके समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट कर सकते हैं, उसमें मैं आगे के वीडियोस में उस समस्या को हल करने का प्रयास करूँगा। अब आता है अनुच्छेद 14, विधि के समक्ष समानता व विधि का समान संरक्षण। तो अनुच्छेद 14 जो ये विधि के समक्ष समानता और समान संरक्षण है, इसका एक पार्ट जो विधि के समक्ष समानता है ब्रिटेन से लिया गया है और इसका दूसरा पार्ट जो विधि के समक्ष समान संरक्षण है अमेरिकी संविधान से लिया गया है। कई बार क्वेश्चंस में आता भी है, इसको ध्यान में भी आप रखिएगा। तो जो विधि के समक्ष समानता है उससे 3 बिंदु निकल कर सामने आते हैं, चाहो तो इन्हें भी नोट कर सकते हैं। पहला है किसी भी व्यक्ति को विधि के समक्ष विशेष अधिकार प्राप्त न होना, अर्थात भारत सरकार की जो भी विधियां होगी उन विधियों के सामने सभी व्यक्तियों को समान रूप से रखा जाएगा। ऐसा नहीं है कि कोई बड़ा व्यक्ति है या कोई बड़े पद पर व्यक्ति है तो उसको विधियों में छूट मिल सकेगी। दूसरा, न्यायालय द्वारा सभी व्यक्तियों के साथ समान अपराध में समान कार्यवाही या व्यवहार, ये शब्दों से ही स्पष्ट हो गया है कि न्यायालय द्वारा सभी व्यक्तियों के साथ अगर व्यक्तियों द्वारा एक ही प्रकार का अपराध किया गया है तो उनको एक ही प्रकार का दंड दिया जाएगा। ऐसा नहीं कि अमीर गरीबी के आधार पर उन्हें अलग अलग प्रकार के दंड दिए जाएंगे। इसके साथ ही जो तीसरा पॉइंट इसमें निकल कर आता है वो है कोई भी व्यक्ति, चाहे वो अमीर हो, गरीब हो, ऊंचा हो, नीचा हो, अधिकारी हो या गैर अधिकारी हो, विधि के ऊपर नहीं होगा। यानी कि सभी प्रकार के व्यक्ति विधि से नीचे माने जाएंगे, कानून से नीचे माने जाएंगे, कानून के दायरे में रहकर ही उन्हें कार्य करना होगा। दूसरा जो बिंदु है समान संरक्षण का, विधि के समक्ष समान संरक्षण का, उसके तहत भी 3 पॉइंट निकल कर सामने आते हैं। पहला है विधि द्वारा प्रदान किए गए विशेषाधिकारों और दायित्वों में समान परिस्थितियों में व्यवहार की समानता, अर्थात अगर किसी विधि द्वारा किसी व्यक्तियों को कोई अधिकार दिए गए हैं या दायित्व दिए गए हैं और समान परिस्थितियां हैं तो व्यक्तियों के साथ समान व्यवहार किया जाएगा। ऐसा नहीं कि किसी व्यक्ति से ज़्यादा कार्य कराया जा रहा है और किसी व्यक्ति से कम कार्य कराया जा रहा है, सभी के लिए विधि समान होगी, विधियों के द्वारा समान संरक्षण प्राप्त होगा। दूसरा जो बिंदु निकल कर आता है वह है समान विधि के अंतर्गत
सभी के लिए समान नियम। ये शब्दों से ही स्पष्ट है। तीसरा है बिना भेदभाव के साथ समान व्यवहार होना चाहिए। ये भी स्पष्ट है। तो साथियों, इस प्रकार हम देखते हैं कि विधि के समक्ष समानता और विधि के समक्ष समान संरक्षण ये दो अलग अलग अर्थ लेते हैं। एक जहाँ विधि के समक्ष समानता नकारात्मक संदर्भ लिए हुए है, वहीं विधि के समक्ष समान संरक्षण सकारात्मक संदर्भ लिए हुए है। तो जो ये अनुच्छेद 14 है, इसके कुछ अपवाद भी हैं। उन अपवादों को भी हमें समझ लेना चाहिए, क्योंकि कई बार क्वेश्चन यहाँ से भी आता है कि अनुच्छेद 14 के क्या क्या अपवाद हैं, या इनमें से कौन सा अपवाद अनुच्छेद 14 से संबंधित है। तो इन अपवादों में सबसे जो सर्वप्रथम है वह है भारत का राष्ट्रपति व राज्यपालों को विशेषाधिकार। दूसरा है संसद या विधानसभा की सत्य कार्यवाहियों का प्रकाशन या प्रसारण करने पर किसी प्रकार का मुकदमा संबंधित व्यक्ति या संस्था पर नहीं किया जा सकता। यह अनुच्छेद 361 के तहत ये कार्रवाई नहीं की जा सकती। आर्टिकल 361 के तहत ऐसा करने वाले व्यक्ति को संरक्षण प्रदान है। इसके अतिरिक्त जो मैंने ऊपर बताया, भारत के राष्ट्रपति को विशेषाधिकार या राष्ट्रपति या राज्यपालों को विशेषाधिकार, उसमें कौन कौन से विशेषाधिकार हैं उनको भी हम समझ लेते हैं। सबसे पहला है राष्ट्रपति या राज्यपाल अपने कार्यकाल में किए गए किसी कार्य या लिए गए किसी निर्णय के प्रति देश के किसी भी न्यायालय में जवाबदेह नहीं होते हैं। दूसरा, राष्ट्रपति या राज्यपाल के विरुद्ध उसकी पदावधि के दौरान किसी न्यायालय में किसी भी प्रकार की दंडिक कार्यवाही प्रारंभ या चालू नहीं रखी जाएगी। तीसरा, राष्ट्रपति या राज्यपाल की पदावधि के दौरान उसकी गिरफ्तारी या कारावास के लिए किसी न्यायालय से कोई प्रक्रिया प्रारंभ नहीं की जा सकती। और चौथा, राष्ट्रपति या राज्यपाल पर उनके कार्यकाल के दौरान व्यक्तिगत सामर्थ्य से किए गए किसी कार्य के लिए किसी भी न्यायालय में दीवानी का मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। और यदि इस प्रकार का कोई मुकदमा चलाना है तो इसकी सूचना 2 माह पूर्व राष्ट्रपति और राज्यपाल को देनी होती है। इसके अतिरिक्त जो तीसरा पॉइंट है, जो तीसरा अपवाद है, वो है संसद सदस्यों को प्राप्त विशेषाधिकार। अनुच्छेद 105 के तहत संसद के सदस्यों को कई प्रकार के विशेषाधिकार प्राप्त होते हैं। उन विशेषाधिकार के अनुपालन में संसद सदस्यों को भी जो ये विधि के समक्ष समानता और संरक्षण है उसमें छूट प्रदान होती है। चौथा, विधानमंडल के सदस्यों को प्राप्त विशेषाधिकार। जिस प्रकार केंद्र में संसद सदस्यों को विशेषाधिकार प्राप्त होते हैं, उसी प्रकार राज्यों में विधानमंडल के सदस्यों को भी विशेषाधिकार अनुच्छेद 194 के तहत प्राप्त होते हैं। इसके अतिरिक्त विदेशी शासक, राजदूत एवं कूटनीतिक व्यक्तियों को भी छूट प्राप्त होती है। और छठा, यूएनओ यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ एवं इसकी एजेंसियों को भी इस अनुच्छेद से मुक्ति रहती है या कूटनीतिक मुक्ति प्राप्त होती है। तो मित्रों, वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है, इसलिए इसे यहीं पर समाप्त करूंगा और कल के वीडियो में हम आगे के अनुच्छेद 15 से आगे पढ़ने का प्रयास करेंगे। तो एक बार पुनः आपसे अपील है कि चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।